हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक स्पेसिफिक आर्टिकल को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है आर्टिकल 21। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फ्रेंड्स। छोटा सा है लेकिन इसके मायने बहुत ही ब्रॉड है। एक ऐसा आर्टिकल जिसके बिना बाकी का संविधान हमारे किसी काम का नहीं। वो कैसे, इसे हम आगे जानेंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए जान लेते हैं आर्टिकल 21 के बारे में। तो देखिए, राइट टू फ्रीडम के तहत आर्टिकल 21 हमारा एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अब ये क्या कहता है, हम इसको जान लेते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 21 कहता है, नो पर्सन शेल बी डिप्रीव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। मतलब लाइफ और पर्सनल लिबर्टी केवल प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के द्वारा ही छीनी जा सकती है, अन्य किसी भी तरीके से नहीं छीनी जा सकती। अब आप इस आर्टिकल का महत्व इस बात से समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर देश में नेशनल इमरजेंसी की भी सिचुएशन हो तो ये आर्टिकल ऐसा है जो कभी भी खत्म नहीं होगा। मतलब जीने की स्वतंत्रता और पर्सनल लिबर्टी केवल विधि के तहत स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही छीनी जा सकती है, अन्य किसी भी तरीके से नहीं छीनी जा सकती। अब यहां पर तीन वर्ड को स्पेशली इंक्लूड किया गया है। सबसे पहला है राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। लेकिन प्रोसीजर जो कि लॉ के द्वारा या विधायिका के द्वारा बनाई गई है, क्या वो वैलिड है या वैलिड नहीं है, क्या एथिकली वो सही है, इस बात का फैसला कौन करेगा। तो आर्टिकल 21 इसके बारे में क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इसके बारे में क्या कहते हैं और कौन कौन से लैंडमार्क जजमेंट ऐसे आए हैं जो कि आर्टिकल 21 का दायरा बढ़ाते हैं। आज इस वीडियो में हम पूरी तरह इन्हें ही जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए, राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी की। अगर हम राइट टू पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं तो आर्टिकल 19 के तहत राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन जो है वो पर्सनल लिबर्टी में समाहित की जा सकती है। राइट टू लाइफ का दायरा थोड़ा सा बड़ा है। लाइफ का मतलब, जीने की स्वतंत्रता का मतलब केवल सुबह उठ जाना, ऑफिस चले जाना, खाना खा लेना, फिर सो जाना, बस इसी से नहीं हो सकता। बल्कि हर वो चीज, हर वो अधिकार जो कि आपको एक सम्मानित जीवन जीने में मदद करे, वो सब आपका राइट टू लाइफ है। हर वो चीज जो कि आपको एक सम्मानित जीवन जीने के लिए जरूरी है, जैसे राइट टू लाइव विथ ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू लाइवलीहुड, आपको रोजगार का अधिकार है, रोजगार दिया जाएगा ताकि आप जीवन यापन कर सके। राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल असिस्टेंस, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू स्लीप एंड राइट टू एजुकेशन, ये सब आपके राइट टू लाइफ के पार्ट है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राइट टू लाइफ में अलग अलग चीज़ों को जोड़ा जाता है। अब देखिए, जीने के लिए आपको जो भी जरूरी है वो सब आर्टिकल 21 के तहत दी गई आपकी स्वतंत्रता है। जैसे आपको शुद्ध वायु का भी अधिकार है, वो भी आपकी स्वतंत्रता है। आपको कपड़े पहनने का भी अधिकार है, तो राइट टू क्लोथिंग है आपके पास। आपके पास स्वास्थ्य का अधिकार दिया ही गया है, भोजन, शुद्ध पानी का अधिकार है, ये भी आपकी राइट टू लाइफ के तहत दी गई स्वतंत्रता है। तो यहां पर हमने बात की राइट टू लाइफ और राइट टू पर्सनल लिबर्टी की। इसके अलावा जिस तीसरे वर्ड को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, वो कहा गया है कि इन दोनों को केवल विधि के तहत स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही छीना जा सकता है, अन्य किसी तरीके से नहीं छीना जा सकता। तो यहाँ पर प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जो है वो आपको प्रोटेक्ट करता है आर्बिटरी एग्जीक्यूटिव एक्शन से। मतलब कार्यपालिका की मनमानी कार्रवाई से आपको प्रोटेक्ट करता है। ये आपको आर्बिटरी लेजिस्लेटिव एक्शन से प्रोटेक्ट नहीं करता। अगर विधि को सही ढंग से बना दिया गया, पहले तो हम ये समझें कि ये है क्या। तो देखिए, विधि बनाने में या कानून बनाने में संविधान में जो प्रोसीजर दी गई है, अगर उसको फॉलो किया गया है सही ढंग से और उसको फॉलो करके कोई कानून बनाया गया है, तो वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है। ये आपको कभी भी आर्बिटरी लेजिस्लेटिव एक्शन से प्रोटेक्ट नहीं करता। कार्यपालिका ने, या फिर हम यूं कहें कि विधायिका ने अगर कोई विधि बना दी तो फिर आपको उससे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। यह आपको कार्यपालिका की मनमानी कार्रवाई से प्रोटेक्ट करता है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि हमको इससे प्रोटेक्ट कौन कर सकता है। तो इससे प्रोटेक्ट करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है, विधि की उचित प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है।
यहां पर प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ में क्या डिफरेंस है, अगर हमको ये समझ में आएगा तो हमको समझ में आएगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है। तो देखिए डिफरेंस समझ लेते हैं। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, अगर किसी भी लॉ को बनाने में संविधान में जो प्रावधान किया गया है, संविधान में जो प्रावधान है, अगर उसके अकॉर्डिंग कोई लॉ बनाए, जैसे बिल पार्लियामेंट में लाया गया, दोनों सदनों में पास कराया, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर मिल गए, तो वो बिल कानून बन गया। तो ये एक प्रोसीजर है। अगर प्रोसीजर को फॉलो किया गया है सही ढंग से तो फिर वो कानून लागू हो जाएगा। तो आपको प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ उस कानून से कोई मदद नहीं करता। जबकि ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ की अगर हम बात करें तो अंडर दिस डॉक्ट्राइन द राइट ऑफ द सिटीजन आर प्रोटेक्टेड, यहां पर सिटीजन के राइट को भी प्रोटेक्ट किया गया है और चेक किया गया है, चेक ऑन द फेयरनेस ऑफ द लॉ, कि जो लॉ बनाया गया है क्या वो सही नीयत से बनाया गया है, क्या वो एथिकली सही है, क्या उसको बनाते वक्त किसी भी राजनीतिक उद्देश्य से उसका उपयोग नहीं किया जाएगा, ऐसा सोचा गया था। तो ये है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ जो है ये ब्रिटेन के संविधान से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है, और जबकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमें अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है। भारतीय संविधान में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कोई जिक्र नहीं किया गया है। आर्टिकल 21 विधि बनाई जाएगी, अगर विधि सही ढंग से बनी है तो फिर वो लागू मानी जाएगी, लेकिन विधि को बनाने में क्या नियत सही थी, क्या उसका राजनीतिक दुरुपयोग से उसको दूर रखा गया है, क्या उसका राजनीतिक दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, और क्या सरकार ने एथिकली उसको चेक किया था कि भाई हम जिस उद्देश्य से बना रहे हैं वो उद्देश्य सही है। ये है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब सीधी सी बात है, जब आर्टिकल 21 केवल प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ की बात करता है तो कहीं ना कहीं आगे चलकर हमें समस्याएं देखने को मिलने वाली थी भारत में, और वो सबसे पहली बार देखने को मिलती है 1950 में A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस में। अब ये केस क्या कहता है, तो देखिए A.K. गोपालन जो कि एक कम्युनिस्ट नेता थे फ्रेंड्स, इन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के तहत प्रिवेंट कर दिया गया था, कैद में डाल दिया गया था। तब ये मद्रास गए और मद्रास से ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट, मद्रास कोर्ट गए और मद्रास से ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने A.K. गोपालन ने पिटीशन फाइल की थी कि भैया मेरे को कैद कर लिया गया है, ये लॉ बिल्कुल गलत है और ये मेरे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। तब कोर्ट ने साफ कहा कि भैया आर्टिकल 21 यह कहता है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के तहत कार्रवाई की गई है तो वो कार्रवाई लीगल है। मतलब जो लॉ लाया गया है, मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 जो लाया गया है, अगर उसको बनाने में सही प्रोसीजर का यूज किया गया है और उसके तहत आपको जेल में डाला गया है तो आपका जेल जाना बिल्कुल सही है। वहां पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का स्टैंडर्ड कोर्ट द्वारा चेक नहीं किया जाएगा, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। तो फाइनली A.K. गोपालन ये केस हार गए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को ही सही माना। लेकिन आगे चलकर एक और लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आता है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 के केस में। मेनका गांधी जो कि एक इंडियन सिटीजन थी, इन्हें अंडर सेक्शन 10(3) ऑफ पासपोर्ट एक्ट 1967, मतलब पासपोर्ट एक्ट 1967 की धारा 10(3) के सब क्लॉज C के तहत इनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया। तब इन्होंने आर्टिकल 32 मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए जो उपचार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उस राइट का उपयोग किया और एक रिट सुप्रीम कोर्ट में दायर की कि पासपोर्ट छीन लेना मेरे आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, क्योंकि अब्रॉड में ट्रेवल करना भी हमारा राइट टू लाइफ का पार्ट है ना। तो आर्टिकल 21 के मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आपने किस अधिकार के तहत इनके पासपोर्ट को जब्त किया है। तब सरकार ने बोला हमने पब्लिक इंटरेस्ट में पासपोर्ट एक्ट 1967 की धारा 10(3) के सब क्लॉज C का यूज किया है और इनके पासपोर्ट को जब्त किया है।
तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला बाबा कि आप किसी एक व्यक्ति के पासपोर्ट को बिना किसी आधार के कैसे जब्त कर सकते हैं। ये तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन तो कर ही रहा है, साथ ही साथ आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि सभी के लिए कानून एक समान होना चाहिए देश में। तब सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की बेंच ने यह वर्डिक्ट दिया मेनका गांधी केस में कि आर्टिकल 21 के तहत आर्टिकल 21 और 19 दोनों मौलिक अधिकार पैरेलल चलते हैं, साथ साथ चलने वाले मौलिक अधिकार। आर्टिकल 21 के तहत मतलब विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अगर कोई भी लॉ गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है तो ये देखा जाएगा कि वो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 के किसी भी राइट का उल्लंघन ना करे। अगर ऐसा होता है तो वह असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 को भी प्रोटेक्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और एक लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि अब आर्टिकल 21 जो है वो ये कहता है कि लॉ शुड बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। कि आप लॉ बना रहे हो विधि के तहत प्रक्रिया का यूज करके, आप लॉ बना रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस लॉ को फेयर और रीजनेबल भी होना जरूरी है। तो अब आर्टिकल 21 कैन बी इन्वोक्ड, ये भी देखेगा आर्बिटरी एग्जीक्यूटिव एक्शन से तो प्रोटेक्ट करेगा ही, साथ ही साथ आर्बिटरी लेजिस्लेटिव एक्शन से भी प्रोटेक्ट करेगा अगर कोई लॉ फेयर और रीजनेबल नहीं है तो व्यक्ति उस लॉ के खिलाफ भी न्यायालय आ सकता है। तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में डायरेक्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कोई जिक्र नहीं देखने को मिलता, लेकिन मेनका गांधी केस में इनडायरेक्टली ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ चुका है। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली है। आर्टिकल में डायरेक्ट तो मेंशन है नहीं, इनडायरेक्टली है। तो किस केस से आया है, तो वो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 के केस से आया है। वैसे इसके बाद भी काफ़ी जजमेंट आए, लेकिन ये लैंडमार्क जजमेंट थे दोनों, एक के गोपालन का और एक मेनका गांधी का। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, तो आपको पता चल जाता है यहाँ पर कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में अब इस बात को भी चेक किया जाएगा 1978 के बाद कि जो लॉ लाया जा रहा है आर्टिकल 21 के तहत वो फेयर और रिजनेबल है कि नहीं, वो सही नीयत से लाया गया है कि नहीं, या वो एथिकली सही है कि नहीं। आई होप आपको आर्टिकल 21 के जितने भी कंसेप्ट मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं, जितने भी उपबंध बताए हैं और जो छोटी छोटी चीज़ें बताई है वो आपको यहाँ पर इजीली समझ में आ गई होगी। इसके हम कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन लगा लेते हैं ताकि हमको ये आर्टिकल पूरी तरह से क्लियर हो जाए और यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका गलत ना हो। 4-5 क्वेश्चन ये बन सकते हैं आर्टिकल 21 से, उनको हमने इंक्लूड किया है, उन्हें हम देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट देता हूँ। देखिए, अगर आप पॉलिटी मुझसे डेप्थ में जाकर पढ़ना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर 14 नवंबर से मेरी क्लासेस शुरू हो चुकी है, लाइव क्लासेस है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पॉलिटी की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी मज़ा आने वाला है क्लास में, हम बहुत ही डेप्थ में जाकर एक एक पॉइंट को, एक एक उपबंध को वहाँ पर सीरियसली डिस्कस करने वाले हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को राष्ट्र आपातकाल में भी स्थगित नहीं किया जा सकता? तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आर्टिकल 21 तो हम पढ़ ही रहे हैं, आर्टिकल 20 भी एक ऐसा आर्टिकल है जो कि नेशनल इमरजेंसी में भी खत्म नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि का अधिकार, और आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो प्राण और देह की स्वतंत्रता है। तो इन दोनों आर्टिकल को नेशनल इमरजेंसी में भी कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। तो आंसर आपको मिल जाना चाहिए, यहां पर आंसर हो जाएगा आंसर ए। ओके, इसके बाद देखिए, किस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के अतिरिक्त ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी संवैधानिक माना है? तो किस केस में माना है? मेनका गांधी केस में 1978 में। इसी की हमने सबसे लास्ट में जिक्र किया है। तो आंसर बी यहां पर क्या हो जाएगा?
सही हो जाएगा। एक लैंडमार्क केस है, एक माइलस्टोन साबित होता है आर्टिकल 21 के लिए ये केस है ना, और हमारे मौलिक अधिकारों का दायरा भी यहां से हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद देखिए, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, विधि के तहत स्थापित प्रक्रिया, ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित होकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई है ना। ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ जो थी, या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। बाद में सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद उसको इनडायरेक्टली इंक्लूड किया गया है। इसके बाद देखिए, कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो निशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल 21 में डायरेक्ट नहीं है, पर 21A में देखने को मिलता है, जो कि 86 अमेंडमेंट के द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। और ये 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निशुल्क शिक्षा की बात करता है। वैसे राइट टू लाइफ में राइट ऑफ एजुकेशन भी है सभी के लिए, लेकिन निशुल्क शिक्षा, फ्री एजुकेशन 14 वर्ष से नीचे के बच्चों के लिए। बाकी राइट टू एजुकेशन तो सभी के लिए है ना। आंसर बी हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, निजता का अधिकार भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। तो निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी है ना, पर्सनल लिबर्टी में आता है, ये आर्टिकल 21 में उल्लेखित है। राइट टू लाइफ में भी इसको शामिल किया जा सकता है। तो आई होप आपको समझ में आओगा। इजी सा एक कॉन्सेप्ट था आर्टिकल 21। अब आप कभी भी पढ़ोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट वहां पर क्लियर होंगे। दोनों जजमेंट को भी याद रखिएगा। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, क्योंकि काफी बार पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, पीएससी और यूपीएससी में भी प्री मेंस में यहां से क्वेश्चन आ जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।